रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की इस वीडियो में हम तीन ख़बरों के ऊपर बात करेंगे और हस्बे मामूल, चूँकि पिछले तकरीबन एक वीक से ये मामूल बन चुका है, इसलिए हस्बे मामूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इमरान खान साहब को एक और केस में जो सज़ा दी गई है, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर आज ईरान के ऊपर अमेरिका ने डायरेक्ट एक किस्म का हमला किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या मामलात हैं और कहाँ कहाँ पे ये हमला हुआ है, ये भी मौजूद बहस इसको लाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो EMS सिस्टम है, जिसने रिज़ल्ट शाया करने हैं, वो अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो मैसेज है इमरान खान का, वो आज भी जूं का तूं है। हालांकि आज एक और केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई और ये जो केस है, ये इतना एक भोंडा किस्म का केस आप इसको कह सकते हैं कि शायद कोई हालिया तारीख में कोई ऐसा नज़ीर ऐसी नहीं मिलती कि जिसमें एक निजी मसले को बुनियाद बनाकर आपने 7 साल की एक शख्स को कैद सिर्फ इसलिए सुना दी कि उस शख्स ने आपकी बात नहीं मानी। तो खान साहब का इस सज़ा के बाद भी मैसेज आप तमाम अब आपके लिए यही है कि आपने घबराना नहीं है। मेरे ऊपर ये कुछ भी कर लें, मुझे 1000 साल की कैद सुना दें या मेरी सारी ज़िंदगी कैद में गुजर जाए, मैंने नहीं झुकना और मैंने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये खान साहब के मैसेज है खान साहब का। और उन्होंने कहा है कि आपने 8 फरवरी को निकलना है और बड़ी तादाद में निकलना है। अपना वोट पोल करना भी है, पोल करवाना भी है, अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करना है और आपने अपने वोट पर पहरा भी देना है। ये खान साहब का कहना है। जनाब, मेरे हल्के से NH16 से अली असगर खान साहब उम्मीदवार हैं और उनका निशान है प्याला। प्याले को आप लोगों ने भी याद रखना है और इसके ऊपर मोहर खुद भी लगानी है, लोगों से भी लगवानी है। और मेरा PK42 जो मेरा सूबाई हल्का है, वहाँ से नज़ीर अहमद अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और उनका इंतखाबी निशान मोहर है। इसको भी याद रखिएगा और इसके ऊपर आपने जो है निशान खुद भी मोहर लगानी है और बाकी अहबाब से भी, अपने रिश्तेदारों से, अहलो अयाल से मोहर इस पर लगवानी है। याद रखिएगा मेरे पाकिस्तानियों की ये इलेक्शन आपकी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अहम तरीन इलेक्शन है कि जो डिसाइड करेगा कि क्या पाकिस्तान का रिवाइवल होगा, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा या पाकिस्तान मजीद पस्ती में जाएगा। ये आपका 8 फरवरी का जो फैसला है वो डिसाइड करेगा। बड़ी तादाद में आपको निकलना पड़ेगा, आपको जो टर्न आउट है उसको 70-80% पर लेकर जाना पड़ेगा और ये वाहिद रास्ता है कि आप पाकिस्तान का रिवाइवल करवा सकते हैं। जनाब, इस सारी खबरों के बाद अब बढ़ते हैं असल खबरों की जानिब कि इस आज हुआ क्या है। इमरान खान साहब को एक और केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों को आज सज़ा सुना दी गई है और ये केस था इद्दत के दौरान निकाह का केस। हालांकि ये बड़ा एक भोंडा सा केस है और इस केस में चूँकि ये निजी नौयत का एक मामला है, इसमें सज़ा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन चूँकि इमरान खान को सज़ा देनी बनती थी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने सबक नहीं सीखा था, इमरान खान ने चीज़ों को लाइट लिया था। इमरान खान ये समझ बैठे थे कि शायद इमरान जो भुट्टो के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हो सकता। वो ये भी भूल गए थे कि जो मोअम्मर कज़ाफ़ी के साथ हुआ था वो मेरे साथ नहीं हो सकता। गालिबन उनके जहन में ये बात भी नहीं थी कि जो शाह फैसल के साथ किया गया, जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया थे, उनके साथ जो हुआ वो भी मेरे साथ नहीं हो सकता। और फिर वो ये भी भूल गए थे कि इराक का जो ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट था सदर सदाम, उसके साथ भी जो हुआ, इमरान खान साहब उसके इंजाम से भी नावाकिफ थे। खान साहब ने जिनकी आंखों में आंखें डाल के बात की थी कि एब्सोल्युटली नॉट, मैंने पाकिस्तान के हकूक़ की बात करनी है और पाकिस्तान के हकूक़ की बात मैं इसलिए करूंगा कि मुझे पाकिस्तानियों ने वोट देकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने पाकिस्तान के हकूक़ की बात करनी है। लेकिन जनाब वाले, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान के हकूक़ की बात करें। सो इमरान खान को उसकी इन गलतियों की सज़ा सुनाई जा रही है और सुनाई जानी चाहिए। किसी की जरूरत नहीं होगी कि आइंदा वो किसी भी पाकिस्तानी के हक में बात करे या फिर पाकिस्तान के ओवरऑल एक कौम के हक में बात करे और अमेरिका की खासकर आंखों में आंखें डाल के बात करे या अमेरिका के किसी हुक्म को टाल सके। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी और ये इमरान खान साहब को इसीलिए निशाने इबरत बनाया जा रहा है कि तुम्हारी जरूरत हुई कैसे
है कि तुम अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ये बात कह सको कि जनाब हम आपके अमन में तो आपके जो है वो दोस्ती आपके साथ रखेंगे, अमन में आपके साथ हम इत्तेहादी होंगे, लेकिन जहाँ कहीं आप कन्फ्लिक्ट में होंगे, आप किसी के साथ जंग करेंगे और आप हमें कहेंगे कि यार आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, आप अपने अड्डे हमें दे दो कि हम अफगानिस्तान में या किसी भी दूसरे मुल्क में जाके कार्रवाई करें, तो ऐसे में हम आपके साथी नहीं बन सकते, हम आपको एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। तो इस बात पर अमेरिका बहादुर जो है वो ज़ाहिर नाराज हो गया और उसके बाद इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये होना चाहिए था, इमरान खान को सबक जो है मिलना चाहिए कि उसने ऐसी बात क्यों की थी। जनाब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ईएमएस सिस्टम जिसने रिजल्ट तैयार करने हैं वो ईएमएस सिस्टम अभी तक गैर फाल है और आज दिन की ये मैंने खुद ये खबर आज सुनी है, जो टीवी चैनल्स के ऊपर भी ये खबर चली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो आरओज हैं उन्होंने फॉर्म 25 और 26 गालिबन होता है वो अभी तक उससे नहीं कर सके, ईएमएस के जरिए ही ये फॉर्म तैयार होना है तो वो अभी तक नहीं दिया जा सका और ये एक ऐसी वजह है कि जिससे इलेक्शन के डिले होने का भी एहतमाल है अगर ये चीज़ नहीं होती। वो कहते हैं जी सर्वर की जो डिप्लॉयमेंट है अभी तक वो भी जो कंप्लीट नहीं हुई और फिर सर्वर की जो टेस्टिंग होती है अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुई। पूरा एक डाटा सेंटर ज़ाहिर काम करेगा इस सारे मामले के लिए, तो अभी तक चीज़ें जो फाइनलाइज नहीं हुई और ईएमएस सिस्टम अभी तक गैर फ़ाल है और अगर गैर फ़ाल 1-2 दिन मजीद रहता है तो फिर शायद इलेक्शन का जो डेट है उसको 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे किया जा सकता है। जनाब अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरें जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल है। मिडल ईस्ट में हालात काफ़ी ख़राब हैं और ख़ासकर जब इसराइल ने हमला किया फ़लस्तीन के ऊपर और फिर उसके बाद जो खित्ते के हालात बने कि किस तरह इसराइल को मार पड़ती रही मुख्तलिफ ममालिक से और फिर जो कुछ किया यमन ने अमेरिका के साथ, अमेरिका के जहाज़ों को गर्म पानियों में जिस तरह रोका, जिस तरह उनके ऊपर अटैक्स हुए और ये सारी चीज़ें करने के बाद ईरान की, चूंकि इसके पीछे ईरान का भी एक बहुत बड़ा हाथ था और इसराइल को अगर मार पड़ रही है आज फ़लस्तीन के अंदर तो उसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा हाथ है और ईरान ही है जो इसराइल को टक्कर इस वक्त दे रहा है। तो ऐसे में हो नहीं सकता था कि अमेरिका जो है वो ईरान के हवाले से कोई फैसला ना करे। तो जनाबे वाला आज ईरान के जो अड्डे थे, जो प्रॉक्सीज काम कर रही हैं मोस्टली शाम के अंदर और इराक के अंदर, वहाँ पे अमेरिका ने 85 जगहों पे हमले किए हैं, 85 प्लेसेस पर उन्होंने अटैक किया है और ये डायरेक्ट अटैक जो जहाज जो B-51 बम्बर 51 अमेरिका से उड़ा है और इसने आकर अटैक किया है। और इस जहाज की खसूसियत क्या है, ये बड़ा भारी भरकम ये जहाज होता है, 24 न्यूक्लियर बम ये लेकर उड़ सकता है और इसकी जो डिस्टेंस होता है जितना ये कवर कर सकता है, एक दफ़ा अगर आप इसको रिफ्यूल करें तो ये 7,000 से 7,500 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है एक रिफ्यूल में। जनाब ईरान पर हमला करने के हवाले से खित्ते के तमाम ममालिक जहाँ पे अमेरिका के हवाई अड्डे थे, जैसे कि कतर के अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा अड्डा है, उसकी इंस्टॉलेशन जो है दुबई के अंदर भी हैं, उसके इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली इराक के अंदर भी हैं, शाम के अंदर भी गालिबन उसके फौजी हैं और बहुत सारी जो ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर भी उनकी बेसेस हैं। तो अमेरिका को तमाम इन खित्ते के ममालिक से, मिडिल ईस्ट के जितने ममालिक हैं जहाँ जहाँ पे अमेरिका की इंस्टॉलेशन हैं या उसके फौजी हैं वहाँ पे उन्होंने अपने जो अड्डे थे वो देने से इनकार किया कि ईरान के ख़िलाफ़ डायरेक्ट हम आपको अड्डे प्रोवाइड नहीं करेंगे या कि आप ईरान के ऊपर जाकर अटैक कर सकें। जनाब इसके बाद चूंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 साढ़े 10,000 किलोमीटर है और एक दफ़ा B-51 हो या कोई भी त्यारा हो वो रीफ्यूल किए बगैर, जबकि वो अगर वो अमेरिका से डायरेक्ट उड़ेगा तो उसको रास्ते में रीफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी, उसके बाद वो आ सकता है। तो उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करना भी नहीं चाहते। ये भी एक चीज़ है कि डायरेक्ट अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि अमेरिका के इस खित्ते के अंदर काफ़ी मफादात हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कतर के अंदर उसकी इंस्टॉलेशंस हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, शाम के अंदर हैं, इराक के अंदर हैं। तो ईरान चूंकि एक बड़ी फ़ौज रखता है, ईरान के पास एक अच्छी पेशावराना उनकी फ़ौज भी है, पेशावर फ़ौज है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को डायरेक्ट अटैक करेगा ईरान के ऊपर, अमेरिका फिर बच के निकल जाए इस खित्ते से, क्योंकि गर्म पानियों में उनके शिप्स भी आए होते हैं और उनका जो बहरी बेड़े हैं वो भी समुद्रों के अंदर होते हैं, तो ईरान अटैक कर सकता है। अब यमन जैसे छोटे मुल्क ने अगर उनको नाक में दम किया हुआ है तो ईरान तो ऑब्वियसली एक बड़ा मुल्क है। सो अमेरिका ने बजाय इसके को डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक करते उन्होंने अटैक किए प्रॉक्सीज के ऊपर, जहाँ से ईरान जो है कार्रवाई करता है। इराक के अंदर भी प्रॉक्सीज उसकी काम करती हैं, शाम के अंदर भी हैं। तो इन दो ममालिक के अंदर आज अमेरिका ने अटैक किया है, लेकिन
इसका अभी हमें देखना पड़ेगा, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसके जो रिप्लाई में, इसके जवाब में ईरान क्या, अमेरिका का, ईरान का क्या रद्द-ए-अमल होता है। लेकिन जनाब वाला एक चीज़ कन्फर्म है कि ये जो जंग मिडल ईस्ट में इस वक्त पनप रही है, ये जो चिंगारी इस वक्त भड़क रही है, ये आने वाले हफ्तों में या महीनों में, या अब आप इसको साल, 1.5-2 साल के कारसा भी ले सकते हैं कि ये इस पूरे मिडल ईस्ट के खत्ते को ये अपनी लपेट में ले लेगी। और अगर अल्लाह ना करे इस मिडल ईस्ट में ख़ासकर ये चूँकि तेल जो पैदावार वाले ममालिक हैं, अगर यहाँ पे इस तरह की बड़ी जंग छिड़ जाती है या कोई मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो इसका डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और जहाँ तक अमेरिका के अंदर इस वक्त जो सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, सदारती इलेक्शंस अगर हो जाते हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट थी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कहने लगा था, जो उनकी सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रंप ने एक दरख्वास्त दायर की है कि ये जो मेरा केस है इसको आप इलेक्शंस के बाद सुने, क्योंकि इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ, मैं जलसों में हूँ और मेरी कंपेन चल रही है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं, तो उस केस को भी आगे किया जा सकता है। और इस वक्त जो चांसेस हैं कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो वापस आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस किस्म का शख्स है, वो मुसलमानों के हवाले से उसके क्या जज्बात हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आल्दो ये सारे एक होते हैं, पॉलिसीज इनकी सेम ही होती हैं, चाहे वो जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, लेकिन आने वाला वक्त जो है मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर पाकिस्तान भी इससे महफूज नहीं रह सकेगा और हमारे ऊपर डायरेक्ट इसका जो है वो असर पड़ेगा। जनाब ये थी आज की कुछ खबरें जो आपके सामने मैंने रखी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाजा कर रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में फेसबुक पे भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।